ओके, स्वागत है आप सभी का आज के मेरे प्रेजेंटेशन सीआरओ और डीएसओ में। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के क्रम में ही हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हमने मल्टीमीटर को समझ लिया है। ओके, मल्टीमीटर क्या था? एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स के न्यूमेरिक वैल्यू को शो कर रहा था, यानी 220 वोल्ट है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, 2 एम्पियर का करंट बह रहा है ना। ये सब जो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स थी उसका न्यूमेरिक वैल्यू शो कर रहा था। लेकिन जब हम रिपेयरिंग के कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, और जब हम एक पीक लेवल पे जाएंगे कि हमें अब टेलीविज़न का जो है ना मॉनिटर ठीक कर रहे हैं, डिस्प्ले ठीक कर रहे हैं, कार्ड में क्या प्रॉब्लम आ गई है, कार्ड कैसा सिग्नल जनरेट कर रहा है, तो फिर सीआरओ और डीएसओ वो इक्विपमेंट है जिसके बिना काम नहीं चलने वाला, ऐसा इक्विपमेंट हो जाता है। बात समझ गए? क्यों? क्योंकि ये ऑसिलोस्कोप है, ये सिग्नल को ऑसिलेट करता हुआ जो सिग्नल आ रहा है हमारे पास, बात समझ रहे हैं? मैं अपना देता हूँ ज़रा सा। ऑसिलेट करता हुआ जो सिग्नल आ रहा है हमें वो दिखाएगा। ये क्या है? ऑसिलेशन है। ऑसिलेशन क्या होती है? किसी भी दो डिफाइंड पॉइंट के बीच में अगर कोई घूम रहा है उसको ही बोलेंगे ऑसिलेट कर रहा है, यहाँ से यहाँ, है ना। तो ये भी क्या हुआ? ऑसिलेट कर रही है। तो ये जो ऑसिलेट करता है सिग्नल, हमारे पास एसी सिग्नल कैसे पहुँचता है? ऑसिलेट करते हुए पहुँचता है। तो जो ऑसिलेट करता हुआ सिग्नल हमारे पास पहुँच रहा है, इसी को कौन दिखाने का काम करेगा? सीआरओ और डीएसओ। ओके, तो इसी क्रम में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं कि ऑसिलोस्कोप होता क्या है। तो यहाँ दो तो फुल फॉर्म लिखे हैं सीआरओ का, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। कैथोड जो गर्म भाग होता है रे के तौर पे प्रोड्यूस करेगा, और उसको हम जो ऑसिलेट करता हुआ सिग्नल आएगा उसको हम स्कोप करेंगे, देखेंगे, दर्शी कराएंगे। ठीक है। अगला है डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। इसमें डिफरेंस क्या है? ये क्या कर सकता है? डिजिटली सिग्नल को, जिस सिग्नल को ये व्यू करेगा उसको ये डिजिटली स्टोर भी कर लेगा। बात समझ गए? जो सिग्नल हम इसमें देखेंगे उसी को क्या करेगा? डिजिटली स्टोर कर लेगा। स्टोर कर लेगा तो फायदा क्या होगा? बाद में हम कभी भी देखना चाहते हैं हम देख सकते हैं। ओके, पेन ड्राइव वगैरह में भी हम ले सकते हैं यहाँ से, और जिसे भेजना है उसे हम भेज भी सकते हैं। मान लीजिए आप घर बैठे एक ट्रांसमीटर आपने बनाया या एक पावर सप्लाई आपने बनाई, उसका आउटपुट सिग्नल कैसा शो कर रहा था ये आप चाहते हो कि मेरे गुरुजी को मैं दिखा दूँ, तो वहाँ से क्या करो? एक तो जरिया है वीडियो कॉल पे दिखा दो, नहीं तो और ज़्यादा अच्छे से करने के लिए तो अगर आपके पास डीएसओ है तो सबसे पहले आप पेन ड्राइव में फुटेज को सेव कर लोगे और फिर व्हाट्सएप पर आके या किसी भी ईमेल के माध्यम से आप मुझे शेयर कर दोगे। ओके, तो ये सब इसके जो है ना यूजेस है, और ज़्यादा एप्लीकेशन को इसको हम डिटेल करेंगे। पहले चलते हैं कि ऑसिलोस्कोप होता क्या है। ऑसिलोस्कोप एक इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्ट इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है? ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स को, यानी कि वोल्टेज को या फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा? ग्राफिकली। ये देखिए ग्राफ बना है ना, ग्राफ पेपर जैसा है ये। उस पर क्या कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिग्नल को। इसी तरीके से सिग्नल बहती है आपकी, जो आप लोग एसी देखते हो ना ट्रांसमिशन लाइन में, ऐसे ही बहते रहता है इस तरीके से जो ऐसे बहता रहता है। जब आप 3D डायग्राम देखोगे एसी सिग्नल का तो ऐसा दिखेगा, और ये जो है 2D इमेज बना रहा है तो 2D इमेज में हमें ऐसा दिख रहा है। ओके, इस तरीके की सिग्नल हमें क्या करेगा? ऑसिलोस्कोप दिखाएगा, और यही सिग्नल है जिसके बिना काम नहीं चल सकता। ये अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। ये आपको साइनसॉइडल में दिख रहा है, ये स्क्वायर वेव में हो सकता है, ये ट्रायंगुलर में हो सकता है, ये सॉटूथ में हो सकता है, ये पल्स में हो सकता है। ठीक है, हाँ, किसी भी तरीके का सिग्नल होगा तो ये क्या करेगा? आपको दिखाएगा। इवन कि डीसी भी आप अगर चेक करोगे वो भी आपको दिखाएगा। ओके, हर सीआरओ की अपनी लिमिटेशंस होती है, एक वोल्टेज रेटिंग होती है प्रॉपर, उसके अंदर ही रहेगा, लेकिन हर एक प्रकार का सिग्नल जो है वो आपको दिखाएगा, शो करके देगा। ओके, तो इस क्रम में सबसे पहले हम समझना शुरू करते हैं इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे अलग अलग इसके कंस्ट्रक्शन पे चलेंगे, इसके वर्किंग पे चलेंगे। ठीक ना, सब कुछ समझना है हमें, जुड़े रहिएगा। सबसे पहले है हु इन्वेंटेड ऑसिलोस्कोप। तो यही महाशय हैं, है ना, एंड्रू ब्लॉन्डेल इनका नाम है, एंड्रू ब्लॉन्डेल, जिन्होंने 1893 में एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल ऑसिलोस्कोप ढूंढा था जो एसी पैरामीटर्स को मेज़र करने के लिए सफिशिएंट था, मेज़र कर सकता था। एसी पैरामीटर वोल्टेज को मेज़र कर ले रहा था। जैसे हम इसके इनपुट सप्लाई पर एसी सिग्नल देंगे तो उस एसी सिग्नल को ये क्या करेगा? ये जो पेपर है ये ऐसे ऐसे राउंड होकर घूमती रहेगी, यहाँ से बाहर निकल, यहाँ से जो है ना बाहर निकल रही है,
ये जो है रोल करके बाहर निकाल दे रहा है, और ये रोल करके घूम रहा है और उस पर ये क्या कर रहा है, यहाँ से स्केच करता जा रहा है। जैसा मैंने एक एग्जाम्पल में बताया था कभी आप लोग को समझाते हुए कि एक मूवी आपने देखी होगी अनिल कपूर और परेश रावल की, तो उसमें वो टेस्ट लेता रहता है उसका, और वो जो है ना ग्राफ करता रहता है, कब तुमने झूठ बोला तो वो बीप करता है, सच बोला। तो एक्चुअली वो उल्टा काम कर रहा था, मशीन में कुछ एरर आ गया था, ठीक है। तो उसको थप्पड़ मारता है, बोलता है ये तुम्हारा नहीं, ये मशीन का नहीं, ये तुम्हारा टेस्ट चल रहा है। ओके, ये इसलिए है ज़रूरी ये बात कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, तो आप इस पे चाहोगे ना कि 100% भरोसा, तो ऐसा नहीं है। कभी ह्यूमन एरर की वजह से हो सकता है, कभी फिजिकल कंडीशंस की वजह से हो सकता है, कभी इनपुट सप्लाई प्रॉपर ना मिलेगी उसके वजह से हो सकता है। इनपुट सप्लाई हमेशा प्रॉपर मिलेगी इसकी कोई गारंटी तो नहीं है, क्योंकि वही तो ट्रांसमिट होकर आ रहा है कहीं ना कहीं से, ठीक है। बहुत सारी बरसात झेलते हुए, प्रेशर झेलते हुए, ह्यूमिडिटी को झेलते हुए, सारे वो नेचर कंडीशंस को झेलते हुए आ रहा है। इन सब का फ़र्क पड़ता है सिग्नल्स पे, बात समझ गए। तो खैर इन्होंने, इसी महाशय ने सबसे पहले जो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो है ऑसिलोस्कोप को ढूंढा। 1893 में इन्होंने अपना पेटेंट कराया, ढूंढ पहले लिया था, ठीक। कहाँ के थे ये? फ्रेंच के थे, फ्रांस के, ठीक है। अच्छा हाँ, ये मैं बताना भूल गया क्या, फ्रांस के थे, फ्रांस के फिजिक्स थे, भौतिक शास्त्री थे ये, फ्रांसीसी थे। इन्होंने सबसे पहले ये ढूंढा था। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उसके बाद बारी आई कैथोड रे ट्यूब की। यहाँ के बाद डिस्प्ले के सेक्टर में होड़ लग गई थी। कैथोड रे ट्यूब जो है सबसे पहले 1897 में ढूंढा गया था। 1897 में, जस्ट 4 साल के बाद ढूंढ लिया फेर्डिनेंड ब्राउन ने। ओके, फेर्डिनेंड ब्राउन ने ढूंढा, और इस तरीके का एक डिवाइस जो कि क्या कर रहा था, एक पोर्शन को हम गर्म कर रहे थे, कैथोड पोर्शन को, ये इसको, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन की बीम निकल रही है, और यहाँ पे एनोड प्लेट हमने लगाया, तो कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा कि इधर भटक के वो ख़त्म हो जाएगा, है ना, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन की बीम यहाँ से गुजर रही है, तो बीच में एक छेद है, पोर है, वहाँ से निकल जाएगा और जाकर यहाँ स्ट्राइक करेगा। ओके, और स्ट्राइक करेगा तो फ्लोरोसेंट की जो कोटिंग की हुई है, फास्फोरस कोटिंग की हुई जो फ्लोरोसेंट की ट्यूब है, फ्लोरोसेंट की डिस्प्ले है, वहाँ पे हमें क्या होगा, नीली कलर की, ब्लू कलर की जो है लाइट वहाँ पे प्रोड्यूस होगी, और उसी को जो है हम घुमाएंगे बाद में, ठीक है। एक मिनट, ये डिस्प्ले में कुछ एरर, ठीक है, नहीं ठीक है, अब नहीं फ्लक्चुएट करेगा डिस्प्ले, वो थोड़ा सा जो है ना हिल जाता है ना कैमरा, इस वजह से हो रहा था। हो सकता है, हाँ, आवाज़ से भी हिल गया होगा, हो सकता है मैं ज़्यादा ज़ोर से बोल रहा हूँ। खैर, ये सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। इधर ध्यान देते हैं। यहाँ पे जो है फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे ये क्या करेगा, शो करेगा बीम को। ओके, इसकी और ज़्यादा कार्यप्रणाली को हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसी के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीविज़न में, ऑसिलोस्कोप में एक होड़ लग गई थी डिस्प्ले बनाने की। कंपनी भी उसके बाद डिस्प्ले बनाने में बहुत आगे आकर जो है काम कर रही थी, और बहुत खूबसूरत तरीके से हम देख पा रहे थे। नहीं तो इससे पहले क्या चल रहा था, हमें टेलीविज़न, अगर आप दादा से बात करोगे ना, दादाजी दादी से बात करोगे जो बुजुर्ग होंगे घर में, उनसे पूछे कि दादी आप लोग टेलीविज़न देखी हो, तो बोलेंगे पहले आता था ना, एक में ऐसे करके घेर कर ऐसे देखते थे, अंदर हाथों से घेर देते थे चारों तरफ से, जो आंखों पे कहीं से एक्स्ट्रा लाइट ना आए, और अंदर में क्या रहता था, एक पेंटिंग वगैरह रहती थी जो बहुत तेज़ी में दिखाते थे। अभी भी कुछ बच्चे ऐसी ड्राइंग बनाते हैं कि एक डायरी वगैरह में ड्राइंग बना लेते हैं, और है ना, हर जो फिगर है एक दूसरे से रिलेट करता रहता है, और जब उसको बहुत तेज़ी में हम कॉपी को खोलते हैं इस तरीके से, तो पेजेस इतनी जल्दी से पलटने लगते हैं कि हमें लगता है कि एक चलता हुआ हमें इमेज शो हो रहा है ना। जैसे परिवार का इमेज दिखा रहा है कोई, कि पहले जो है ना परिवार आया, फिर जो है 2 आदमी, फिर 3 आदमी, परिवार बढ़ता चला गया। इस तरीके से जो है ना बच्चे इमेज ऐसा ड्रॉ करते हैं, बच्चे क्या बड़े भी जो भी करते हैं ड्रॉ इस तरीके से। तो यही कॉन्सेप्ट था पहले मूवी दिखाने में, बात समझ रहे हैं, मूवी दिखाने में पहले यही कॉन्सेप्ट था। लेकिन इसके बाद CRT ट्यूब के बाद जो है इसमें इवोल्यूशन हुई, होड़ हुई। पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी बना, उसके बाद धीरे धीरे हम तीनों कलर प्रोड्यूस कर लिया हमने, RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू। उसके बाद हम कलर टीवी के कॉन्सेप्ट में आए, बात समझ गए। इसी तीनों का कलर से कंबाइन करके हम अलग अलग कलर प्रोड्यूस कर रहे थे। यही महाशय हैं जिनको ढूंढने का श्रेय दिया जाता है फर्डिनेंड ब्राउन को, इन्वेंटर ऑफ कैथोड रे ट्यूब। इनकी जन्म हुई थी 6 जून 1850 में, और हाँ, CRT को ढूंढने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है, और मृत्यु हुई 67 की एज में, समझ लो।
अभी जो लोग हैं ना, साइंटिस्ट लोग को आप देखोगे, ये मैंने जितना ही पढ़ा, साइंटिस्ट लोग हो गए, दार्शनिक लोग हो गए, लंबी जीवन नहीं जीते थे। जबकि उस समय की बात चल रही तो उस समय तो लोग 100-100 साल जी जाते थे। लेकिन खैर चलो, 67 फिर भी एक बढ़िया एज है मरने के लिए। बात समझ गए? चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। ये मॉडर्न सीआरओ जो उस समय तक इवोल्यूट होकर बना था, ये सीआरटी है, जो मॉडर्न सीआरटी उस समय तक इवोल्यूट होकर बन गई थी। ओके, और जो इन्होंने ढूंढा था सबसे पहले वो कुछ इस तरीके का बनाया था। ओके, आगे चलते हैं। एक ओल्ड मॉडल सीआरओ है जो ब्रिटिश म्यूजियम में पड़ा हुआ है कहीं पे, उसका थोड़ा सा हम समझते हैं। आप समझो ये इतना ज़्यादा पुराना है, मतलब बात तब से चल रही है जब हमने ट्रांजिस्टर भी नहीं ढूंढा था। इसमें देखोगे आप, यहाँ वैक्यूम ट्यूब्स लगी हुई है ट्रांजिस्टर की जगह। मैंने बोला था कि सेमीकंडक्टर की शुरुआत में जो है इलेक्ट्रॉन का हम अध्ययन करते हैं वैक्यूम में एंड सेमीकंडक्टर में। तो यहाँ सेमीकंडक्टर की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ हमने वैक्यूम ट्यूब्स लगाए हुए हैं, ये सारे वैक्यूम ट्यूब हैं, है ना। तो ये कैपेसिटर है, ये ट्रांसफार्मर, और ये एक सीआरटी ट्यूब बीच में पड़ी हुई है। छोटा सा डिस्प्ले है, बहुत ज़्यादा इसमें फंक्शंस नहीं है, बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स को मेजर करने के लिए ये एलिजिबल भी नहीं है। बात समझ रहे हैं? अगर आप सोचोगे ना इससे सारे पैरामीटर्स को हम जो है मेजर कर लेंगे, ऐसा नहीं है। बात समझ गए? कुछ ही पैरामीटर्स को, वोल्टेज को कर पाएगा, फ्रीक्वेंसी को कर पाएगा, जब आप कैलकुलेट थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे वोल्टेज को करोगे कैलकुलेट करके। बात समझ गए ना? तो वो ये शुरुआत यहीं से हुई थी। अभी हमें लग रहा है बहुत, ये तो सर क्या ही बात हो गई, अभी तो हमारे पास डुअल चैनल सीआरओ है जो सब कुछ लिख कर दे देता है। डीएसओ जो है हमारा, तो सब कुछ लिख कर दे देता है सामने, कितना वोल्टेज है, इतना टाइम पर डिवीजन है, इतनी फ्रिक्वेंसी है ना। लेकिन उस समय के अकॉर्डिंग ये बहुत बड़ी खोज है। बात समझ रहे हैं? खैर, इधर देखें, दो पोर्शन में बटा हुआ है। यहाँ से जो एक पोर्शन बटी है उसके दूसरे साइड जो है सारे कैपेसिटर्स वगैरह, ट्रांसफार्मर वगैरह, हाँ पार्ट्स है, पार्ट्स वगैरह जो है ना ये सारे, नहीं एक पार्ट की तरह बनाया हुआ है। एक पार्ट में जो है ट्रांसफार्मर को, वैक्यूम ट्यूब्स को लगा दिया है इसने, और आधे इस साइड जो है, इस साइड वाला जो पोर्शन है जो यहाँ दिखाया है, इस साइड में दिखाया है यहाँ, इसमें जो है कैपेसिटर्स वगैरह इस सबको लगाया हुआ है। ओके, चलिए, ये हो गया इवोल्यूशन का क्रम। अभी का जो हमारा सीआरओ है, टुडे सीआरओ जो है कुछ इस तरह का, कितना एडवांस। आप देखो डिस्प्ले वगैरह भी कितनी बड़ी चौड़ी हो गई है, हमारे लैब में पड़ी हुई है इसी तरीके की। डिस्प्ले भी साफ दिख रहा है, इसके बनस्पत तो बहुत साफ है ना। यहाँ देखिए आप, इसको थोड़ा सा देखिए, छोटा सा है ना। ऊपर से कैलकुलेट करने में माथापच्ची होगी, कितना परफेक्ट दिखेगा नहीं दिखेगा। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर एक सिग्नल दिख भी रहा है आपको, बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म में एकदम बढ़िया सा जो स्क्वायर वेव जनरेट हो रही है, बहुत बढ़िया सा स्क्वायर वेव जनरेट हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे फंक्शंस भी इंक्लूड कर दिए हैं, कंपोनेंट टेस्टिंग भी इंक्लूड कर दिया है। बात समझ रहे हैं? अलग अलग पैरामीटर्स को भी बढ़ा दिया है इसमें चेक करने का। बस थोड़ा सा जो है सीआरओ में क्या होता है कि थोड़ा सा आपको जो है ना कैलकुलेट करना पड़ सकता है। बात समझ गए? डीएसओ में सब कुछ डिस्प्ले पे शो हो जाती है, इतना ही अंतर। बात समझ गए? ज़्यादा कुछ आप टेक्निकल एक्सपर्ट से मिलोगे तो वो अभी भी इसको को जो है भरोसेमंद मानते हैं। बात समझिए? डीएसओ को भरोसेमंद नहीं मानते। खैर, ये डिबेट हमारा नहीं है। ओके, तो आज जो हमने समझा सीआरओ का हिस्ट्री समझा, सीआरओ को छोटा सा वर्क समझा कि क्या क्या चीज़ें हम इससे कर सकते हैं। आगे अब इस कक्षा के बाद आप लोग जुड़े रहिएगा, अगर आपका इंटरेस्ट रहा तो हम इसी में शुरुआत करेंगे सीआरटी ट्यूब के बारे में, फिर ब्लॉक डायग्राम्स के बारे में, इसके बाद फ्रंट पैनल के बारे में, फिर अलग अलग जो मेजरिंग नोब्स हैं उसका क्या वर्क है, कैसे हम उसको काम लेंगे। फिर इसके बाद फॉल्ट पे भी हम चलेंगे कि सीआरओ से, डीएसओ से हम कैसे फॉल्ट को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कैसी फॉल्ट होगी तो कैसा शो करेगा, अलग अलग सिग्नल्स को किस तरीके से शो करता है, सिग्नल में कुछ गड़बड़ी होता है तो कैसे शो करता है। समझ गए ना? बहुत बड़ा एरिया है इसका, आप समझ लो। ये तो हमने, ये जो हम सीआरओ देख रहे हैं, सॉरी थोड़ा सा बता ही दे रहा हूँ, ये जो सीआरओ हम देख रहे हैं हमारे पास पड़ी हुई है, ये 30-40 हज़ार में मिल जाती है। लेकिन इसी के लिए नासा, इसरो वगैरह जो खर्च करते हैं, इतनी महंगी आती है कि समझो वहाँ घर सस्ता लगने लगता है। बात समझ गए ना? इतने ज़्यादा चैनल्स के, 32 चैनल, 16 चैनल, 64 चैनल, इतने चैनल के सीआरओ आते हैं, डीएसओ आते हैं। बात समझ गए? सिग्नल भी इतना ज़्यादा सिग्नल को एक बार में कंबाइन करके दिखा रहा है तुरंत। बात समझ गए? तो इतना ज़्यादा इसका वास्टली यूज़ है। हम तो लैब में छोटा सा एक प्रोटोटाइप यूज़ कर रहे हैं,
लेकिन इसका यूज़ हमारे जितने भी साइंस लैब्स हैं, सारी साइंस लैब इसका यूज़ कर रही है, और इतनी हैवी यूज़ कर रही है कि उसके आगे आप समझ गए ना, यूनिवर्सिटी अफोर्ड नहीं कर सकती, इतने महंगे आते हैं सब। बात समझ गए? तो इतना जो इसमें पैसा खर्च कर रहा है, रीज़न तो कुछ ना कुछ होगा, बिना रीज़न के इतना पैसा क्यों लगाएगा कोई? बात समझ गए? तो इन सभी चीज़ों को हम डील करेंगे बारी बारी से। ओके, थैंक यू आज के लिए, धन्यवाद।